हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेंस 2021 जीएस पेपर 1 के एनालिसिस की। आपने देखा होगा पेपर किस तरह के आ रहे हैं। पेपर काफ़ी ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है और अगर आपको करंट की अच्छी नॉलेज, अगर आप करंट अफेयर्स से रेगुलर टच में, आप न्यूज़पेपर्स को ठीक से पढ़ रहे हैं, आप नोट मेकिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। जीएस पेपर 1 की हम बात करें तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस जैसे 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इतना लेंथी सिलेबस होने के बाद भी इस बार पेपर का जो ट्रेंड रहा है वो पिछले साल के कंपैरिजन थोड़ा सा इजी। आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस नहीं किया और यही एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज हुआ है जीएस पेपर 1 के स्टूडेंट्स, मतलब जीएस पेपर 1 में स्टूडेंट्स के लिए। तो जानेंगे इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन करके कि क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे हम इन क्वेश्चंस को हम तैयार कर सकते हैं, क्या सोर्सेज भी इन क्वेश्चंस के रहे हैं लंबे समय में। हम देखेंगे कि क्वेश्चन जरूर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के दिखते हो, लेकिन करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये टॉपिक्स जो है कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल में, 3 साल में करंट अफेयर्स में रहे हैं। इसके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल से मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट है यूपीएससी का। भक्ति लिटरेचर की बात की जा रही है और उसका कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है इंडियन कल्चर में। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इवैल्यूएट करना है आपको। इवैल्यूएट मतलब आपको यहाँ पे बेनिफिट्स बताने हैं, आपको कौन बताने हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। 150 वर्ड्स का है, 10 मार्कर है। जब मैं बात करता हूँ मेंस में भक्ति लिटरेचर की, याद रखिए भक्ति लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी हर 3-4 साल बाद रिपीट कर रही है, मतलब 2 साल 3 साल के बाद इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी जरूर पूछ रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक काफ़ी ईजी भी है। आप इसे आराम से अपने जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, जो भी जिनको आप रेफरल मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, जो रेफरेंस वाली टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट रेफरेंस वाली, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली नॉलेज नहीं चाहिए। एंशिएंट इंडिया की, मिडिवल इंडिया की, इनफैक्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिडिवल इंडिया की। तो देखिए, आपको सबसे पहले बताना है, क्योंकि इवैल्यूएशन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई भक्ति मूवमेंट, भक्ति लिटरेचर क्या है एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि आपको इसी का अब एनालिसिस करना है इंडियन कल्चर पे। इसके स्प्रेड की बात करनी है। ये सब आपको बहुत छोटे से एक पैराग्राफ में 20 से 30 शब्दों के बीच में करनी है, क्योंकि 150 वर्ड में तो आपको पूरा आंसर ही लिखना है। अब आपको बताना है पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या हैं, सोशो कल्चरल पॉजिटिव इंपैक्ट्स, देन उसके बाद आपको रिलीजियस इंपैक्ट्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, लिंग्विस्टिक इंपैक्ट्स बताने हैं। कुछ अगर नेगेटिव इंपैक्ट आपको दिखता है कि हाँ, जिस तरह से भक्ति लिटरेचर इंडियन कल्चर को आप कह सकते हैं कि एक सेकुलर आइडियोलॉजी थी, जिस तरह से वो इंडियन कल्चर को इम्पैक्ट कर सकता था, नहीं किया, क्योंकि इसके एक्सेप्टेंस को लेके बड़ी दिक्कत थी। बहुत सारे यहाँ पे किंग्स ने, बहुत सारे किंगडम्स ने या फिर उस समय के सल्तनत्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये इसका एक, हम कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। जितना इसमें पोटेंशियल था वो उतना स्प्रेड इसने नहीं देखा, या उतना इन्फ्लुएंस इसने इंडियन कल्चर को नहीं किया। नेवरदलेस अपने आप में एक कंक्लूजन कि अगर ये जो मूवमेंट था ये एक सेटिस्फैक्ट्री था, इससे कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर में चेंजेस आपको दिखे हैं। तो बहुत सिंपल है इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरा भी मॉडर्न इंडिया से है। आपको बताना है राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस एंड रिफॉर्म मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। बात हो रही है बंगाल में हिंदुइज्म को चैलेंज करने की। देखिए, ये क्वेश्चन ना इस तरह का टॉपिक था इस बार के इंडियन एक्सप्रेस को अगर आप उठाएंगे अप्रैल 17, 2021 में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हिंदुत्व की बात हो रही थी, बीजेपी रोड्स बनाना चाह रही थी। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आया था, सेलिब्रेटिंग एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, हाउ 19th सेंचुरी ब्रह्मो समाज ऑल्टर्ड बंगाली सोसाइटी। तो यहाँ उन्होंने यंग बंगाल और साथ में दे दिया है। तो उन्होंने यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश की है कि जिस तरह से एक हिंदुइज्म के रिवाइवलिज्म की बात की गई थी वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे मतलब इस आर्टिकल में दिखाया गया कि इस रिवाइवलिज्म के चलते क्यों बीजेपी में अभी भी एक बहुत, कह सकते हैं, फेमस पार्टी या फिर फर्स्ट चॉइस लोगों की नहीं बनी है व्हेन इट कम्स टू वेस्ट बंगाल। तो हमें ये सब नहीं लिखना, हमें तो ये लिखना है, इसको हिस्टोरिकली ही लिखना है। हमें करंट में बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, दैट इज नॉट अवर कंसर्न। अवर कंसर्न इज दैट यू नीड टू ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ। याद रखिएगा, राइज एंड ग्रोथ, फॉल की बात नहीं की है, सिर्फ राइज की बात बतानी है, ग्रोथ की बात बतानी है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कहाँ पे, स्पेशल रेफरेंस आपको बताना है यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज का। तो आप बताते चलिए एग्जैक्टली ब्रह्मो समाज कैसे आया, ठीक है, किसकी वजह से आया, कैसे एक एफर्ट था, ठीक है, ऑल्टर करने का हिंदुइज्म को थ्रू वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स रहने वाले थे। इसी के साथ साथ हम बात करें यंग बंगाल की, तो हेनरी विवियन देरोजियो ने किस तरह से इसको स्टैब्लिश किया, ठीक है। साथ साथ हम ब्रह्मो समाज के बारे में बताएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी को स्टैब्लिश किया गया, आइडल वर्शिप को अपोज किया गया। वहीं अगर आप यंग बंगाल मूवमेंट की बात बताएंगे तो कैसे यंग बंगाल या बंगाल के यूथ ने ओल्ड ट्रेडिशंस को यहाँ पे अटैक किया, जितने भी डिकेड ओल्ड कस्टम्स थे, जितने भी पुराने कस्टम्स थे, उन सबको हटाया, वुमेन राइट को एडवोकेट किया, एजुकेशन
के मास लोग मास तक पहुंचाने की बात की, पॉलिटिकल क्वेश्चंस को प्रेस के द्वारा पूछने की बात की, पब्लिक एसोसिएशंस की बात की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे रिफॉर्मिज्म देखा गया। एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो आया इन दोनों मूवमेंट्स के चलते। तो आइडिया बस यही है, आपको ये दोनों मूवमेंट्स एनालाइज करने हैं, किस तरह से दोनों मूवमेंट जो हैं वो एक रिफॉर्म लेके आए उस समय के हमारे कल्चर में। ठीक है, तो कल्चरल रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात करनी है विद स्पेशल रेफरेंस टू रिफॉर्म मूवमेंट दैट इज द यंग बंगाल एंड द ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली नॉलेज नहीं चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक ही क्वेश्चन इस बार पूछा गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से। आप देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हम पिछले 75 साल के भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं, लगभग हम 2014 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन बस इतना सा रहा है, हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक ही फेवरेट क्वेश्चन इनका रहता है कि असेस द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं इस बात पे चर्चा करनी है कि कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स थी। यहाँ पे सिंपल आपको ये बताना है कि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या थे, सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या थी जब उस समय इंटीग्रेट किया जा रहा था 1946 से लेकर 1949 तक, इनफैक्ट 50 तक जब इंटीग्रेट कर रहे थे हम इस इन प्रिंसली स्टेट्स को। तो देखिए, जब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की तो सबसे बड़ी बात आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे क्या सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो नॉन डेमोक्रेटिक इन नेचर थे। एरिस्टोक्रेसी वहाँ पे थी। ठीक है, वहाँ पे किंगडम्स स्टैब्लिश थे, किंग रूल थे, तो ये मोनार्की वहाँ पे स्टैब्लिश थी कई हर जगह पे। तो ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था कि जो काफ़ी लंबे समय से मोनार्की के अंडर रहे हैं उनको कैसे आप डेमोक्रेटिक सेटअप में लेके आएंगे। तो पहला ये था। दूसरा यहाँ पे बात आ जाती है सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स की। देखिए, सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स में यहाँ पे जो मेन बात आ जाती है वो आती है रिलीजियस, दूसरी आती है ट्राइबल की। जब हम रिलीजियस की बात करें तो आप देखिए कि हैदराबाद के साथ यही था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ की हिंदू थी। कश्मीर के साथ ये था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ की मुस्लिम थी। ठीक है, वाइस वर्सा यहाँ पे राजा थे। और दोनों पाकिस्तान के साथ, खैर कश्मीर का ऐसा नहीं था, हैदराबाद तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। जूनागढ़ के साथ यही प्रॉब्लम थी कि जूनागढ़ में भी सिमिलर हैदराबाद जैसी प्रॉब्लम फेस की जा रही थी और वो भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था क्योंकि वो आइडेंटिटी कहता था कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा सोशो कल्चरली मैच होते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। देन उसके बाद अच्छा, दूसरी बात याद रखें कि यहाँ पे ना जोग्राफिकल लोकेशन नहीं पूछी है, तो आप वो वाले प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ दें। दूसरा, जब हम बात करेंगे सोशो कल्चरल में तो ट्राइबल इश्यूज आ जाएंगे। हम बात करेंगे मणिपुर के एक्सेशन की कि किस तरह से मणिपुर और त्रिपुरा का एक्सेशन भी एक तरह से सोशो कल्चरल लैग जो है वो क्रिएट कर रहा था। तो आपको यही बताना है कि असेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, आपको इश्यूज को असेस करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं या मतलब क्या इश्यूज आ रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड है, बहुत ज़्यादा इसमें आपके पास सॉल्यूशंस एंड ऑल लिखने की जगह नहीं है। आपको असेसमेंट करना है उस समय की प्रॉब्लम का। हम कहते हैं ना प्रॉब्लम को असेस करो, तो यही है असेसमेंट ऑफ द देन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, क्या थी देन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम? वन वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, अनदर वॉज सोशो कल्चरल इन नेचर। सिंपल हो जाएगा। चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। एकदम करंट से उठाया है। अगर आप अब देखिए वही वाली बात होती है, कितने न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़िए, सारे न्यूज़पेपर्स का हम मतलब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डे टू डे करंट अफेयर्स रहते हैं हम स्टडी आईक्यू पे इसलिए आपको देते हैं। तो एक्जैक्टली आपको क्या करना है, इस चैनल को देखते रहना है इस तरह के आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। हिमालयन रीजन में भी लैंडस्लाइड्स हो रही है, वेस्टर्न घाट्स में भी हो रही है, दोनों की टोपोग्राफी में चेंज है। आपको बताना है क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंशिएट आप करेंगे कॉजेज को। देखिए, एक आर्टिकल आया था जून 2021 में, वाई वेस्टर्न घाट्स आर सीइंग लैंडस्लाइड्स, क्या रीजंस हैं। तो वहाँ पे क्लियरली दिया गया था कि लैंडस्लाइड्स अकर इन हिमालयन रीजन। ठीक है, मेनली हिमालयन रीजन में होती हैं। तो वहाँ पे जो रीजन है वो आपके डिफॉरेस्टेशन एक रीजन है, वहाँ के अपने जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है वो हैं। लेकिन वेस्टर्न घाट्स की हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में जो रीजन है वो ज़्यादा मेन करके हैवी रेन इवेंट्स हैं और मास डिफॉरेस्टेशन है। जबकि हम हिमालयन रीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स। हिमालयाज में जो इश्यूज होते हैं वो आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने से। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है उस रीजन का। देन उसके बाद वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरीज की बात करें तो हैविली रेन इवेंट्स जो हम देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही है कि क्यों अब वेस्टर्न घाट्स भी लैंडस्लाइड्स देख रही है। तो इसलिए उन्होंने आपसे पूछ लिया कि भाई वेस्टर्न घाट्स के लिए लैंडस्लाइड्स इतना प्रोमिनेंट नहीं था, हिमालयस के लिए तो चलिए बहुत लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि हिमालयस की जो
इवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स उसका पार्ट एंड पार्सल रहा है कि भाई हिमालय ग्रो करेंगे, ठीक है, इवॉल्व होंगे तो टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होंगी तो लैंडस्लाइड होगा। एक सिंपल प्रोसेस, हम लंबा नेचुरल प्रोसेस वहां पे देखते आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए इस बार वेस्टर्न घाट्स में क्या मैन मेड हजार्ड है? तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे कि आप देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यहाँ पे क्या क्या है, सेटलमेंट हो रहा है, कटिंग हो रहा है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, फ्लक्चुएशंस हो रहा है वेजिटेशन में, इसकी वजह से अनचेक्ड माइनिंग हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद एक्सट्रीम हैवी रेन्स इस बार कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स पे देखी जा रही है, ठीक है। कुछ एक स्पॉट पे ओवर रेनफॉल हो रहा है, मतलब मोर देन जो एवरेज है उससे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। अगर हम बात करें रायगढ़ की, रत्नागिरी की, सतारा डिस्ट्रिक्ट्स की, तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स एक के बाद एक देखी गई हैं। तो यानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बात कर रहा है कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट की, लेकिन उन्होंने आपको लिंक कैसे कर दिया करंट से, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा रेन हुई और उस रेन की वजह से रत्नागिरी रायगढ़ एरिया में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई। तो उन्होंने आपसे एक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो हिमालय रीजन का तो बताना तो है ही, लेकिन वेस्टर्न घाट्स का भी बता दो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं करंट अफेयर से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स जीडीपी इन परसेंटेज, डिस्कस द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। एक तरफ तो उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए गोंडवाना लैंड का कॉन्सेप्ट क्या था, किस तरह से जो गोंडवाना लैंड के पार्ट्स रहे हैं। जैसे कि हम बात करें साउथ अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की, इंडिया की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ये वो एरियाज हैं जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज देखे जाते हैं ना। तो ये कहा जाता है जो एरियाज थे, जो गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, वो मिनरल रिच एरियाज हैं वर्ल्ड के। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका मतलब इंडिया भी मिनरल रिच है। अगर बाकी गोंडवाना लैंड के पार्ट्स हैं तो इंडिया भी है। आपको बताना है कि इंडिया के पास क्यों इंडिया लैक कर रहा है, इतनी पोटेंशियल होने के बाद भी लैक क्यों कर रहा है। देखिए इसके लिए ना आप एक चीज देखेंगे, अमेंडमेंट लाया गया था, एक अमेंडमेंट आया था कि दैट वाज विद रिगार्ड टू द मिनरल एक्सट्रैक्शन 2021 बिल, ठीक है। तो अमेंडमेंट 2021 में लाया भी गया था, इसलिए आपसे पूछ भी लिया गया यहाँ पे बहुत क्लियरली और कैटेगोरिकली कि क्या यहाँ पे रीजंस हैं। अब देखिए इंडिया की अगर हम बात करें जीडीपी की, तो इंडिया जब बात करता है मिनरल्स की तो उससे 1.75 जो है वो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, लगभग 1.75 टू 2.5। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंडिया का इस सेक्टर में, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी का बहुत कम है। इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट किया हमारे एग्जिस्टिंग एक्ट में, और उसी एक्ट के अमेंडमेंट के चलते यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो किस तरह से माइनिंग ब्लॉक्स जो हैं उनका री एलोकेशन होगा, री एलोकेशन करते समय किस तरह से यहाँ पे ट्राइबल राइट्स को भी इंश्योर किया जाएगा, फॉरेस्ट राइट्स को भी इंश्योर किया जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ऑक्शन माइन्स अगर 3 साल तक नहीं चली तो किस तरह से उनका री एलोकेशन होगा, राइट्स, अप्रूवल्स, न्यू लीज कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटेशन के लिए कि देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा माइनिंग ब्लॉक्स तो हैं, लेकिन हमारा जो नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर है ना उनको एलोकेट करने का, उनको रन करने का, उसकी वजह से इंडिया काफ़ी लॉसेस देख रहा है। लॉसेस से कह सकते हैं कि इंडिया अपने पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पा रहा और जीडीपी में एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं आ पा रहा। तो इसी के चलते क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इस बार आपके मिनरल एक्ट में अमेंडमेंट था 2021 में, ये रीज़न, ये क्वेश्चन का एक कहीं ना कहीं रीज़न बनता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट आर द एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस आपने देखा ही है, चाहे हम वो बैंगलोर फ्लड्स की बात करें, ठीक है, जो लैंड वहाँ पे रिक्लेम कर ली गई, या फिर ओवर द टाइम जो लेक से लैंड से रिक्लेम हो रही है, चाहे हम सॉल्ट लेक की बात करें, पिछले 3-4 साल के एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे, एक साल में तो आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे। कोलकाता में भी यही हुआ। तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज को हम क्लेम कर करके अर्बन डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, अर्बन लैंड यूज हम करते जा रहे हैं, और उसकी वजह से एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस होते जा रहे हैं। तो चेन्नई फ्लड्स की बात करें, सिटी फ्लड्स की बात करें, मुंबई के हम लैंड रिक्लेमेशन की बात करें, तो आप यहाँ पे सारे एग्जांपल्स देंगे वन आफ्टर अनदर कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा हैम्पर होता जा रहा है, और ड्रेनेज सिस्टम हमारा हैम्पर होने की वजह से छोटी छोटी रेन से भी फ्लडिंग जो है वो बहुत मास लेवल पे हो रही है। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन 2021। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था कि अच्छा सब कुछ 2021 वाला ही बताना है, ग्लोबल अकरेंस बताना है और इनके इंपैक्ट रीजनल एनवायरनमेंट पे। अब देखिए जब हम ग्लोबल अकरेंस की बात करें तो हमें याद रखना होगा पूरे साल भर में लगभग आप देखेंगे कि 8 से 9 वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं,
तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि इनके रीजनल इम्पैक्ट आपको उन एरिया के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि इसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज ज़रूरी थी, है ना। तो ये स्पेसिफिक नॉलेज के बिना नहीं हो पाएगा कि रीजनल इम्पैक्ट में कैसे वाटर बॉडीज जो है वो टॉक्सिक होगी, कैसे वहाँ के एनवायरमेंट को लेके इश्यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, स्पेसिफिक है ये। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब भी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली लाइन ही हर जगह आपको मिलेगी, व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट, इलैबोरेट योर आंसर। देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन पूछा कि इंडिया क्यों सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। यहां पे दूसरा पूछा गया इलैबोरेट योर आंसर, अपने आंसर को इलैबोरेट कीजिए। जब आप इलैबोरेट किएंगे मतलब आप यहां पे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते जाइए कि कैसे इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट कहलाया जाता है। हम पहले शुरू में ही पढ़ते हैं कि इंडिया में सारे वो फीचर्स हैं जो एक कॉन्टिनेंट में होते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया एक कॉन्टिनेंट नहीं है अलग से, तो फिर इंडिया को हम एक सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक यूनिक लैंड मास है, जहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको पेनिनसुलर एरिया भी मिलेगा, पेनिनसुलाज भी मिलेंगे, हिल्स भी मिलेंगी, ठीक है, प्लेन एरियाज भी मिलेंगे। तो इस तरह से आप बताएंगे कैसे इंडिया जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब देखो अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो ये जीएस पेपर 1 में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए था। देन आ जाता है इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम। ट्राइबल नॉलेज सिस्टम की बात करें, ट्राइबल मेडिसिन की बात करें, ठीक है, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट की बात करें, ट्राइबल स्किल्स की बात करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देखेंगे, हम गोंड ट्राइब देखेंगे, भील ट्राइब देखेंगे, तो इनके बारे में हम बताएंगे कि इनके जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है वो बहुत ही एफिशिएंट है, मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम से काफ़ी बेटर है, कल्चरल सिस्टम से काफ़ी बेटर है। तो ये 2015 में भी एक आर्टिकल आया था कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी ट्राइबल नॉलेज सिस्टम को प्रमोट कर रही है, ट्राइबल नॉलेज सिस्टम से उनकी इनकम जनरेशन की बात कर रही है। इसलिए आपसे पूछा गया है कि यूनिकनेस बताइए, यूनिकनेस क्या है। कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। नॉलेज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ओरल ट्रेडिशन से पास की जाती है, यानी नॉलेज के इनहेरिटेंस में कोई लॉस नहीं होता। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपसे, क्योंकि बार बार न्यूज़ में रहता है, ट्राइबल डेवलपमेंट की बात है, सोसाइटी में क्लियरली मेंशन है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है। तो किस तरह से जो यंग जनरेशन है ट्राइब्स की वो इस नॉलेज को रिलेवेंट देख रहे हैं, तो उनके लिए रेलेवेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। उनके लिए ट्राइबल बेस्ड एजुकेशन होना ज़रूरी है, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट बेस्ड चीज़ें होना ज़रूरी है। बहुत सिंपल है। एक टॉपिक हमेशा न्यूज़ में है लंबे समय से, और कोविड के टाइम मतलब लॉकडाउन के टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है, जहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी को लॉसेज हुए, लोगों की इनकम्स कम हुई है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि गिग इकोनॉमी को वुमेन एम्पावरमेंट के साथ कनेक्ट कीजिए, मतलब कैसे गिग इकोनॉमी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक फैक्टर बन चुकी है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट करने में गिग इकोनॉमी का क्या रोल है। अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से रिफ्रेम करें तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना होगा गिग इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। इट्स अ न्यू एज इकोनॉमी, जहाँ पे आप 9 to 5 की जॉब्स में नहीं रहते, आप अपने अकॉर्डिंग काम पे जा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई मतलब आपको यहाँ पे प्रॉपर इनकम मिलती है, इनकम आपकी प्रॉपर होती है, तो आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये सब गिग इकोनॉमी का कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है। अब बेनिफिट्स देखिए, फ्रीडम में होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क होता है, इजी एक्सेस टू सर्विस होता है, प्राइस एडवांटेज होता है, ठीक है। जॉब स्केल पे मासेस जो हैं, मास स्केल पे जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये होता है गिग इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल पूछा है 10 मार्कर में 150 वर्ड्स में कि आपको गिग इकोनॉमी को वुमेन से ही रिलेट करना है। मेन वाला पर्सपेक्टिव आपको हटा देना है। आपको ना गिग इकोनॉमी के बेनिफिट्स बताने हैं, ना लॉसेस बताने हैं, ठीक है। नेगेटिव्स बताने हैं, ना पॉजिटिव्स बताने हैं, ना प्रोस बताने हैं, ना कॉन्स बताने हैं। आपको देखो सबसे पहले तो ये बता देना व्हाट इज गिग इकोनॉमी, एक गिग इकोनॉमी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसका कोई भी पार्ट बन सकता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने की, फ्रीडम होता है काम करने का, सर्विसेज को एक्सेस करना आसान होता है, जॉब में जाना आसान होता है, ठीक है। स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों के लिए ये होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा आता है इसमें कोई जेंडर इश्यूज नहीं होते, जेंडर पैरिटी भी होती है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वुमेन है मेल है, सबको काम मिलता है अगर उनके पास रिक्विजिट स्किल है। जैसे ओला उबर को आज वुमेन ड्राइवर्स भी चलाती हैं, ये है गिग इकोनॉमी। अब वुमेन के केस में एडिशनल इनकम हो जाती है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, सेल्फ आइडेंटिटी हो जाती है, इंश्योरेंस ऑफ पेमेंट, एमुलेशन ऑफ पीयर्स, फुलफिलिंग फैमिलियल सोशल ऑब्लिगेशंस। मतलब वुमेन जो है वो फैमिली ऑब्लिगेशंस भी पूरी कर सकती है, सोशल ऑब्लिगेशंस भी पूरी कर सकती है, एट द सेम टाइम अर्निंग भी कर सकती है। उसको कोई 9 to 5 की जॉब में नहीं जाना होता, वो अपने हिसाब से जॉब के टाइम्स अपने हिसाब से जॉब के टाइम सेट कर सकती है, उस हिसाब से जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, जेंडर पे गैप नहीं होता, चाहे वुमेन हो प्लेटफॉर्म पे या मेन एनरोल्ड हो, मतलब जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको सेम
जो है सर्विसेज का, जो भी वो सर्विस वो दे रहे हैं उसका सेम अमाउंट मिलेगा। तो जेंडर पे गैप भी नहीं होता, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का, वो भी गिग इकोनॉमीज फुलफिल करती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। गिग इकोनॉमी नो डाउट एक चेंजिंग, आप कह सकते हैं वुमेन के लिए एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है जिसमें वो एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग अब कहा जा रहा है कि 50% वर्कफोर्स गिग इकोनॉमी में वुमेन का बन चुका है। तो ऐसे में वुमेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर गिग इकोनॉमी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। यहाँ से ना 250 वर्ड्स के लगभग 15 मार्कर जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन की आंसर की जो लेंथ है वो बढ़ानी होगी अकॉर्डिंगली। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि अब यहाँ आपके पास एक वर्ड लिमिट अच्छी है और यहाँ पे जो कीवर्ड है वो कमेंट करना है आपको, यानी आपको बताना है कि क्या एक वाइड एक्सटेंट रहा, नहीं रहा, कितना वाइड रहा, किस किस तरह से रहा, ये सारी चीज़ें बतानी है। सबसे पहले आपको ये बताना होगा हु वर मॉडरेट्स, हम कौन मॉडरेट्स हैं, किनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन उसके बाद आप बताएंगे किस तरह से दे हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन प्रिपेयरिंग अ बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। इंस्टेंट फ्रीडम नहीं मिला, लेकिन हाँ उन्होंने एक बेस तैयार कर दिया। 1885 1886 अगर आप देखेंगे एजुकेशन अवेयरनेस में उन्होंने काफ़ी काम किया, इंडियन रिप्रेजेंटेशन को स्टैब्लिश कराया। उसके बाद रिफॉर्म्स कराया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, जहाँ पे इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला। रिडक्शन किया जो पैसा आर्मी पे या फिर बाकी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस जो होते थे ब्रिटिश इंडिया के। देन सॉल्ट टैक्स, ड्यूटी ऑन शुगर को अबॉलिश करवाया। देन उसके बाद फ्रीडम दिलवाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जिसे आज आप कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंजॉय करते हैं। एसोसिएशंस फॉर्म करने की फ्रीडम ब्रिटिशर से ली और मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज को यहाँ पे स्टैब्लिश करा, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी है, पॉवर्टी दूर हुई, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ी, जो सारी चीज़ें इन्होंने किया। अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं विद दी सॉफ्ट चेंजेस, ठीक है, हम कहेंगे जो सॉफ्ट पावर को उन्होंने यूज़ किया, सॉफ्ट चेंजेस से उन्होंने एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो लोगों में भर दी। तो ये सीड सो कर दिया नेशनलिज्म के, और डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे मैटर्स को पॉपुलराइज कर दिया। और जैसे कि पॉपुलराइज हुए, लोग जो हैं वो फ्रीडम इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बनने लगे। और फाइनली इनकी वजह से, या ये भी इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहा हमें फ्रीडम मिलने में। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देन पूछा गया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन यूजुअली पढ़ाया नहीं जाता सब्जेक्ट में, क्योंकि एक बुक थी गांधी जी ने खुद लिखी थी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस बाय एम.के. गांधी। इसका जो पूरा इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लेके आते हैं। कौन कौन से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हैं? कम्युनल यूनिटी लाना, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, प्रोहिबिशन करना जैसे लिकर के यूसेज को, खादी को प्रमोट करना, विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, विलेज सैनिटेशन को प्रमोट करना, बेसिक एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन को यहाँ पे नई तालीम के थ्रू प्रमोट करना, एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करना, वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात करना। देन एजुकेशन में हेल्थ और हाइजीन के फैक्टर को लेके आना, नेशनल लैंग्वेज के प्रमोशन की बात की गई, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की बात की गई। देन लेबर, आदिवासीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लाई गई। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सारे पर्सपेक्टिव सारे नहीं लिख सकते क्योंकि 250 वर्ड्स हैं, तो आपको इसमें से कुछ 5-7 आप उठा लीजिए और उनको इवैल्यूएट कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए और बताइए कि कैसे ये प्रोग्राम जो हैं वो गांधी जी लेके आए सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में। तो ये दोनों अलग अलग हेड्स में आप इनको रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। ये वर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ड हिस्ट्री से, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से, वर्ड हिस्ट्री से इस बार एक ही क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से एक ही क्वेश्चन है 10 मार्क्स से। यूजुअली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो यूजुअली छोड़ दिया जाता है, यूपीएससी नहीं पूछती है काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन पूछ लिया है। पहली बार भी पहला क्वेश्चन जो है 2016 या 17 में पूछा गया था। हम यहाँ पे देयर आर रोज अ सीरियस चैलेंज टू डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स। सिंपल सी बात है, यानी इवैल्यूएट करो दुनिया भर के देशों को वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1917 1918 से लेके जो टाइम स्टार्ट होता है 1945 तक, ठीक है। ये लगभग 20-25 ईयर्स का जो टाइम है, आपको ये इवैल्यूएट करना है, ये 25 ईयर्स का। अब इसमें जर्मनी के इवैल्यूएशन को देखना है, ठीक है। डेस्पोटिज्म बढ़ा, डेस्पोटिक रूलर्स आए। देन उसके बाद इटली में आप देखेंगे किस तरह से जो है स्टैब्लिश हुआ डिस्पोटिक रूल। देन उसका रूल ऑफ लॉ जो है एब्सेंट था। तो सीरियस चैलेंज आपको बताना है डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को, कि कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में, चाहे आप अफ्रीका के न्यू कॉलोनिज्म की बात करें, ठीक है, आप फार ईस्ट की बात करें, ईस्टर्न ग्लोब की आप बात करें, ठीक है, तो कैसे यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। सिमिलरली यहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें स्टैब्लिश करके बता सकते हैं कि कैसे सीरियस चैलेंजेस थे 2 वर्ल्ड वॉर के बीच में। यानी ये वो भी समय हो सकता है कि जब हमने लीग ऑफ नेशंस
हमारा फेल हुआ और फाइनली जब हमने फिर यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया, तो ये जो बीच का ट्रांजिशन टाइम है लीग ऑफ नेशन का और यूनाइटेड नेशन का, ये कैसे वर्ल्ड के लिए, मतलब हम बात करें डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट के लिए एक थ्रेट बना रहा है, एक सीरियस चैलेंज बना रहा है। डेमोक्रेसी जो है वो नहीं स्टैब्लिश हो पाई। फिर 1945 के बाद तो सबको पता है कैसे डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश हुई। लेकिन आपको सिर्फ इवैल्यूएट करना है टाइम इन्हीं 25 सालों का। देन ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है, आपको बताना है ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन देयर इंपैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस विद एग्जांपल्स। 250 वर्ड्स है, ठीक है। तो देखिए आप 4-5 मेजर माउंटेन की जो श्रृंखलाएं हैं, जो रेंजेस हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। चाहे हम इंडीज की बात करें, रॉकीज की बात करें, यहाँ पे हम अपने हिमालयस को ले सकते हैं, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स को ले सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 आप इसमें से उठा लीजिए, उराल माउंटेन्स उठा लीजिए और इनके थ्रू आप वहाँ का जो क्लाइमेट है वो असेस कर दीजिए कि इन माउंटेन रेंजेस की होने की वजह से आसपास पे क्या क्लाइमेट इंपैक्ट रहा है, क्या ओवर द टाइम क्या लोकल वेदर कंडीशंस हैं। क्वेश्चन 14 भी फैक्चुअल है, यहाँ फैक्चुअल नॉलेज होना नेसेसरी है। नेक्स्ट आता है, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ एंटार्क्टिका डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अर्थ। ठीक है, आपको बताना है आर्कटिक आइस के मेल्ट होने से, ठीक है, और ग्लेशियर्स जो है अंटार्कटिका के वो मेल्ट होने से, अलग अलग होने मतलब मेल्ट होने से क्या डिफरेंट इम्पैक्ट जो है वेदर पैटर्न्स पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एवेल्युएट करना है वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज को, और वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज आपको एवेल्युएट करना है विज़ द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। तो इसके लिए देखिए कोई बहुत आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 16, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशंस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। ये थोड़ा सा आउट ऑफ लीग क्वेश्चन है, इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको यूजुअली पता होने चाहिए, नहीं पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टर्म है मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशंस, यानी सोशल इंप्लीकेशंस, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इंप्लीकेशन से, तीनों आप असेस करेंगे कि अगर वर्ल्ड का जो ऑयल है, मतलब जितना भी मिनरल ऑयल है वो कंसंट्रेटेड है, तो उससे बाकी कंट्रीज को क्या इश्यूज हो रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट जो है लगभग 50% वर्ल्ड का जो ऑयल है उसका रिजर्व उसके पास है, फिर अफ्रीका पे 8% है, यूरेशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका 20% है। तो ये दो ऐसे एरियाज हैं जो लगभग 1/3 से भी ज़्यादा वर्ल्ड का ऑयल लेके बैठे। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वर्ल्ड को रूल करेंगे। तो इसके इम्प्लीकेशंस वही हैं कि इंडिया जैसी कंट्री अगर है, चाइना जैसी कंट्री है जो लार्जली डिपेंड करती है इंपोर्टेड ऑयल पे, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा, जब बात आती है पॉलिटिकल क्राइसिस की, तो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है वो हमेशा अनस्टेबल रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही ऑयल के लिए वॉर हमेशा चलती रहती है। तो ये अनस्टेबिलिटी आपको पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। देन उसके बाद सोशल इम्प्लीकेशंस भी यही हैं कि क्योंकि डोमिनेट करना चाहती हैं कंट्रीज़, डेमोक्रेटाइज नहीं होना चाहती, अपने ऑयल के जो रिजर्व्स हैं उसको पार्ट नहीं करना चाहती, तो फिर एक स्ट्रिक्ट रिजीम को ये फॉलो करती हैं, और वो स्ट्रिक्ट रिजीम कहीं ना कहीं सोशल बैकवर्डनेस लेके आती है। वुमेन को राइट्स नहीं मिलते, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट्स नहीं मिलते, मास जेनोसाइड्स होता है, मास वॉर्स होती हैं, और जो पूरी पूरी जियो पॉलिटिक्स है वो इस ऑयल के चारों तरफ घूमती है। तो ऑयल जो है काफ़ी बड़ा फैक्टर बन जाता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में या जियोपॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। तो यही इंप्लीकेशंस आपको यहाँ पे बताने हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अच्छा, जब भी हम बात करेंगे ना इंप्लीकेशंस की, कोशिश कीजिए कुछ करंट एग्जांपल्स को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो करंट एग्जांपल्स को रखने से आपके जो आंसर्स की वर्ड के लिमिट है वो भी पूरे हो जाएंगे, और आंसर्स आपके काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी ओरिएंटेड भी लगेंगे। देन ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन 17, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, व्हाट आर द मेन सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, मेजर सिटीज में आईटी इंडस्ट्रीज बन रही हैं। आप देख रहे हैं बेंगलुरु की बात करें, हम यहाँ पे बात करें हैदराबाद की, हम बात करें चेन्नई की, ठीक है, साथ ही साथ आप बात करें गुड़गांव की। तो एक ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे आईटी हब्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं। चंडीगढ़ भी एक तरह पे आईटी हब, एक सेकेंडरी आईटी हब नॉर्थ इंडिया में बना हुआ है। तो अब इससे मेजर सिटीज़ में क्या क्या सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है। देखिए 31% इंडिया का जो करंट पॉपुलेशन है वो लगभग 63% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। कहा जा रहा है 2030 तक अर्बन एरियाज जो हैं वहाँ पे 40% हाउस की डिमांड जो है
लगभग 40% अर्बन पॉपुलेशन जो है पहुंच जाएगी और 75% कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ऐसे में जो आईटी सिटीज़ हैं ये मेजर हब बनती जा रही हैं लोगों के, या फिर मेजर सिटीज़ बनती जा रही हैं जहां सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब माइग्रेशन ज़्यादा है तो फिर सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस दिखेंगे, चाहे वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, फास्ट अर्बनाइजेशन की बात करें। अच्छा, फास्ट अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है, लॉसेस भी हैं, सैटेलाइट टाउन का डेवलपमेंट भी है, क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है, देन उसके बाद घेटोइजेशन भी होता जा रहा है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रहना, वो स्लम्स में, तो डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स भी यहाँ पे होता जा रहा है। तो दोनों तरह से आप देखेंगे कि अनइवन अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं भारत में अर्बनाइजेशन की, वो कभी भी इवन स्टैंडर्ड्स पे नहीं होता। देन इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है ही, यहाँ पे एक बड़ी वर्कफोर्स काम कर रही है। कहा जाता है आईटी इंडस्ट्रीज में इंडिया की सबसे ज़्यादा यूथ, मतलब नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है, नंबर ऑफ यूथ यहाँ पे है। तो इंडिया अपनी डेमोग्राफी का बेहतर उपयोग कर पा रहा है और जीडीपी कंट्रीब्यूशंस जो है हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स बन चुके हैं। देन उसके बाद गुड गवर्नेंस, ऑब्वियसली बात है, जब लोग यहाँ पे रहेंगे, अर्बनाइजेशन फास्ट होगा, ठीक है, तो लोग डिमांड करेंगे सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की, और गुड गवर्नेंस यहाँ पे आएगी। जैसे आप हैदराबाद जैसी सिटीज़ में देखते हैं, बैंगलोर में देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम पे सिटीज़ काफ़ी बेटर कर रही हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। पॉपुलेशन एजुकेशन क्यों नेसेसरी है? देखिए, इसको लेके ना काफ़ी इंपॉर्टेंट कई यूनिवर्सिटीज़ में कि पेपर भी पढ़ाया जाता है पॉपुलेशन एजुकेशन का। तो यहाँ पे पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में आपको बताना, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स यही है कि अगर पॉपुलेशन आपकी कंट्रोल रहेगी तो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है बेटर हो पाएगा, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हो पाएंगी, लोग बेहतर लाइफ जो है वो जी पाएंगे और रिसोर्सेज पे कम बर्डन होगा, और ग्रोथ जो है वो भी टाइमली हो पाएगी। तो ना एक्सेसिव पॉपुलेशन, ना नेगेटिव साइड ऑफ पॉपुलेशन, आपको चाहिए एकदम बैलेंस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन उसके बाद क्या क्या मेजर्स हैं इंडिया में, पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया। इंडिया में उनको कैसे कैसे अचीव किया जाता है। इंडिया में हमने उनको एजुकेशन के थ्रू अचीव किया है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू अचीव किया है, ठीक है, अवेयरनेस जनरेशन के थ्रू अचीव किया है, स्कूल एजुकेशन के थ्रू अचीव किया है, एडल्ट एजुकेशन के थ्रू हमने उसको अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नियर है, मतलब काफ़ी बार आप देखते हैं, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताना है क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक पूरा डेफिनेशन आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का देना है। तो देखिए, जो भी चीज़ें करंट ट्रेंड में होती है ना, तो उनकी डेफिनेशंस काफ़ी नेसेसरी हो जाती हैं अगर वो कोई कॉन्सेप्ट है या कोई टर्म है। तो टर्म की एक अच्छी डेफिनेशन आप हमेशा अपने नोट्स में बना के रखिए। डेफिनेशन बहुत टफ नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसको आप एग्जाम में रेप्लिकेट भी कर सकें, आप एग्जाम में जाके राइट भी कर सकें। अगर आप बहुत टफ कुछ ऐसे रट के चले जाएंगे और वहाँ नहीं आप उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, नहीं आप उसको वहाँ लिख पाएंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल रखिए, क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन क्या है, कैसे एक ब्लॉकचेन पे वर्क करती है, ठीक है, तो क्या एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है, बॉर्डरलेस करेंसी, ये सारी डेफिनेशन है। अब बात आ जाती है क्या इसका इंपैक्ट है ग्लोबल सोसाइटी में। देखिए, यूजुअली हम इसको ना हमेशा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं। आज आपसे पूछ लिया गया ग्लोबल सोसाइटी पे और इंडियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है। देखिए, मोरलेस इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं सेम ही आएंगे। ग्लोबल सोसाइटी पे इंपैक्ट है तो इंडियन सोसाइटी भी इंपैक्ट होगी। क्या क्या इंपैक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बॉर्डरलेस है, तो इसके बेनिफिट ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं इंश्योर करते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शंस को फास्ट करते हैं, लाइटनिंग स्पीड पे डिजिटल ट्रांजेक्शंस करते हैं, बट ये अनरेगुलेटेड हैं टू एन एक्सटेंट। ये अनरेगुलेटेड, और समथिंग विच इज अनरेगुलेटेड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्राइसिस, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम ये लेके आते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ग्लोबल सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि बॉर्डरलेस करेंसी है, अनेबल टू ट्रेस एंड ट्रैक हैं, तो इससे होने वाले जो इकोनॉमिक क्राइम्स हैं वो बढ़ेंगे। अगर वो इकोनॉमिक क्राइम साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, डार्क वेब से रिलेटेड हैं, ठीक है, देन उसके बाद ड्रग ट्रेड से रिलेटेड हैं, वेपनरी की सेल से रिलेटेड हैं, ठीक है, अगर वो सेक्स ट्रेड से रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अगर वो आप जो भी डार्क वेब के थ्रू होने वाले ट्रेड्स हैं, अगर वो क्रिप्टो करेंसी से बैक होते हैं, क्रिप्टो करेंसी से उनकी पेमेंट्स ईजी हो जाती है, तो उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, और जो सोशल फैब्रिक है किसी भी कंट्री का वो विशिएट होता है, और जैसे ही सोशल फैब्रिक विशिएट होता है, सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो आपको बताना एग्जैक्टली अगर ये टाइमली रेगुलेट नहीं हो पाए तो जैसे ग्लोबल सोसाइटीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये इंडियन सोसाइटी को भी इक्वली इम्पैक्ट करेंगे। बहुत सिंपल है। अच्छा, दूसरा लास्ट जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूपीएससी में आप अगर इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ क्लियरली दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करें, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी
इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, एन्यूमरेट द चेंजेस टेकन प्लेस। अगर आप इसको सिंपल कर दीजिए, इस तरह से लिखिए, इंडियन सोसाइटी कोलोन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। अब आप इसमें कहूँ इस बारे में आप 150-250 वर्ड्स लिखिए, इंडियन सोसाइटी कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज पे आप इस तरह से वर्ड्स लिखिए, है ना। तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। कॉन्टिन्यूटी क्या क्या ऐसे ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है, चाहे हम रिचुअल्स की बात करें, हम रिलीजन की बात करें, है ना, हम फंक्शनल जॉइंट फैमिलीज की बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी भी ट्रेडिशनली इन सोशल वैल्यूज़ को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी समझाना है यहाँ पे कि जब टर्म में यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़, तो वो क्या होती हैं। तो पहले आप ये समझाइए, व्हाट आर ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़, हाउ इंडियन सोसाइटी इज कॉन्टिन्यूइंग विद देम, ये दूसरा पार्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट होना चाहिए, हाउ इंडियन सोसाइटी हैज़ चेंज देम और इज नॉट फॉलोइंग देम, ठीक है। तो फॉलो नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो जितने भी सोशल रिचुअल्स हैं, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं आज भी, तो हम कहेंगे कि हम अपने ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को हमने प्रिजर्व किया हुआ है। अगर हम उससे चेंज होके आगे हट चुके हैं, अब हम दूसरी तरफ हम काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कहें कि कई जगह पे मैरिजेस अब लोग नहीं करते हैं, या फिर जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो ब्रेक डाउन होती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है कि हम किस तरह से अपने सोसाइटी के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को डू अवे कर चुके हैं और अब हम चेंजेस जो है उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो सिंपल है, एन्यूमरेट करना है। एन्यूमरेशन का मतलब है कि आपको एक एक करके विद एग्जाम्पल उनको बताते जाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर आपको थोड़ी सी थॉरो नॉलेज है, अगर आप प्रॉपरली अच्छे सोर्सेज से, रेफरेंस सोर्सेज से पढ़ के जा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स को आप थॉरो फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग का मेरा सेशन है, स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। आपकी जो आंसर राइटिंग है वो बेटर हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में, जीएस पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे, आगे के देखेंगे यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन जीएस 2 में डाले हैं, चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस की लाइन और लेंथ को डिस्कस करेंगे, क्या क्या ट्रेंड्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।